हेलो। नमस्कार टू ऑल। देखिए आज हम सो ईवीएस होता है, सो सीटेट में पूछा जाता है, या 6 to 8 में जो साइंस के अलावा जो सोशल साइंस वाले जो होते हैं उनके लिए जो भारतीय कृषि हो या इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने आप लोगों के सामने एक बेहद इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है उस चैप्टर को लाया है जिसका नाम है भारतीय कृषि। और कोई भी एग्ज़ाम हो जो बिहार लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, उससे इसमें क्वेश्चन जो रहता है वो जनरली पूछा ही जाता है। तो हमने इसे समझाने का प्रयास किया है जिससे कि आप लोगों का जो सीटेट का 1 to 5 में जो ईवीएस का क्वेश्चन हो और 6 to 8 में जो सोशल साइंस का क्वेश्चन हो वो कवर हो। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। जैसे कि कहा गया है कि भारतीय कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। अभी भी ज़्यादा रोजगार देने का जो क्षेत्र बनता है वो कृषि का बनता है। अधिकतर जो भारतीय हैं वो कृषि में काम करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में इसका जो स्थिति है वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी गति से वृद्धि कर रही है। इसके अलावा भी ये कच्चे जो माल है जिससे उद्योग धंधा चलाया जाता है उसमें इसकी भागीदारी रोजगार की दृष्टि से कहे या जो उद्योग धंधा का ये रीढ़ का काम करता है। तो इसको समझते हैं जो हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं एक एक करके। रेशेदार फसल, जैसा कि आपने देख रहा है जो रेशेदार फसल, तो रेशेदार फसल में जूट का जो स्थान है, ये जूट का जो स्थान है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी इसे हम लोग गांव में अपने एरिया में इसको पटुआ के नाम से जानते हैं, पटसन जिसको बोलते हैं। तो ये जूट है। अब इससे जान रहे हैं कि जूट से बनता क्या है, तो जूट से रस्सी बनाया जाता है। ठीक है, और बहुत कुछ बनाया जाता है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं ना कि फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। इस प्रकार का, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार का जूट का पौधा होता है। यानी हमारे यहाँ ज़्यादातर बरसात के दिनों में ये लगाया जाता है। ठीक है, रेशेदार है, रेशेदार पौधा के श्रेणी में आता है। और इससे हम लोग निकालते क्या है, तो इससे हम देखेंगे कि इससे पटुआ प्राप्त किया जाता है, यानी इस प्रकार का रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का रेशा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार ये हरा हरा होता है। और जनरली कहा गया है इसके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, ये बताया गया है कि इसकी जो लंबाई या ऊंचाई जिसको कहते हैं, ये 2 से लेकर के, यानी 2 से लेकर के 4 मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। 2 से लेकर के 4 मीटर तक की ऊंचाई होती है। इसे नगदी फसल के श्रेणी में रखा गया है। किस तरह का फसल? नगदी फसल, सॉरी। नगदी फसल का मतलब होता है कि जो फसल खेत में ही बिक जाए, बेचने में कठिनाई नहीं हो, आसानी से बिकता है, वैसे फसल को हम नगदी फसल बोलते हैं। ठीक है, जो नगद बिकता है ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जो नगद बिकता होगा वो नगदी फसल है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इस फसल के बारे में दिया गया है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं, आपको बता रहे हैं कि इसमें और क्या-क्या है, ख़ास इम्पोर्टेंट जो मैटर है वो क्या है। तो थोड़ा-सा हम इसको बड़ा करते हैं, जो दिखाई दे प्रॉपर वे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह फसल जो है ज़्यादातर क्या होता है ना, जहाँ पे पानी लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। यानी जहाँ पे पानी लगता है, जो मिट्टी ढालनुमा है, जहाँ पे अधिकतर जमाव वाली पानी लगता है, वहाँ पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, जैसा कि इसमें इन्फॉर्मेशन में दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है, इसको उच्चतम मान भी चाहिए, यानी तापमान भी उच्च चाहिए और पानी वाला स्थान चाहिए। और इसका जो मटेरियल निकाला जाता है, जैसे कि धागा जो निकाला जाएगा, रेशा जिसको हम बोलेंगे, सॉरी, रेशा जो निकाला जाएगा वो भी पानी में इसके डंठल है उसको रखा जाता है। जब वो गल जाता है उसका जो रेशा, तो उसको पानी से बाहर निकाल के उसको निकाला जाता है। जो देहात के लोग होंगे वो बिल्कुल समझते होंगे, जो ऐसे फसल लगाते होंगे। ठीक है, लेकिन मेन रूप से ये फसल उगता कहाँ है, तो मेन रूप से ये फसल पश्चिम बंगाल में उगता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ ज़्यादातर जूट फैक्ट्री है। ठीक है, वो पास्ट समय में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो सबसे ज़्यादा जूट फैक्ट्री वहाँ था ही। और वहाँ से ही जूट फैक्ट्री का कहा जाए तो स्थापना हुआ है। और ये असम में भी मिलता है, उड़ीसा में भी मिलता है, मेघालय में भी लगाया जाता है। लेकिन मेनली कहाँ लगाया जाता है, तो मेनली ये पश्चिम बंगाल में लगाया जाता है। ठीक है, मेनली पश्चिम बंगाल में लगाया जाता है। उसके अलावा क्या है, तो उसके अलावा अगर हम देखें तो जो जूट का जो प्रमुख राज्य, जो जैसे कि हम पश्चिम बंगाल को समझे, उसके अलावा असम है, उड़ीसा है, मेघालय है।
जूट जो है, जूट का उपयोग को अगर हम देखें तो बोरी बनाने में, जैसे आलू वगैरह रखते हैं, चीनी रखते हैं, ये सब जो बोरी होता है, जो धागा वाला बोरी होता है वो बनता है, रस्सी बनता है, सूत काटा जाता है। कालीन भी बनाने में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है? कालीन बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादातर यूजेबल है, यानी यूजेबल पौधा है ये। और क्या है, तो इसके अलावा हम देखेंगे तो ये जो है, अगर हम उत्पादन की बात करेंगे, जैसे हमने पहले भी बताया था कि पश्चिम बंगाल जो है इसके उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा वहाँ उत्पादन किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि लगभग कितने प्रतिशत, यानी 80% जो है, यानी पूरे 100% में 80% जो है, ये अकेला राज्य पश्चिम बंगाल है जो जूट का उत्पादन करता है। अकेला पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो जूट का उत्पादन करता है, ठीक है? जूट के बारे में हम समझ लिए। 2 से 4 मीटर उसके पेड़ की लंबाई होती है, उससे रेशा निकाला जाता है और उस रेशा से हम रस्सी बुनते हैं, चटाई भी बुनते हैं, बोरी बुनते हैं और उसके अलावा भी जो है कि बहुत कामों में, कालीन जैसे कि बताया गया, कालीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो कालीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो अब हम समझते हैं दूसरे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका कपास, ठीक है? इससे क्वेश्चन आता है और जो 6 टू 8 में जो डालते हैं फॉर्म, या आप 9-10th में जो अगर देते हैं, यानी स्टेट देते हैं जिसमें 9-10th क्लास के लिए रहता है, हाई स्कूल जिसको कहते हैं, हाई स्कूल के लिए रहता है। अगर उनका सोशल साइंस है तो उस इससे क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है। तो कपास को हम देखते हैं, तो कपास है क्या? यानी कपास जो है जिससे कि हम रुई प्राप्त करते हैं। कपास एक पौधा है जिससे हम रुई प्राप्त करते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें देखेंगे तो इसको उजला सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? उजला सोना कहा जाता है। और देखिए मिलता कहाँ है? तो काली मिट्टी में ये ज़्यादा लगाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, यानी कि कपास को क्या कहते हैं? तो उजला सोना। लगाया कहाँ जाता है? तो काली मिट्टी में। मतलब काली मिट्टी इसके लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है, इसमें ज़्यादा इसका पैदावार होता है। और ये क्या है ये? तो ये व्यावसायिक फसल है। व्यावसायिक फसल का मतलब होता है कि इस फसल से हम व्यापार करते हैं, यानी फसल लगाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं। ठीक है? तो इसको हम व्यावसायिक फसल कहेंगे। तो जानने वाली क्या बात है? तो जानने वाली बात है कि इसको उजला सोना कहा जाता है और लगाया कहाँ जाता है यहाँ से, यानी किस मिट्टी में लगाई जाती है? तो काली मिट्टी में लगाई जाती है। ठीक है? काली मिट्टी में लगाई जाती है कपास को। कपास को किस मिट्टी में? काली मिट्टी में लगाई जाती है। और हम इसके, अगर हम चित्रों की बात करें, इसको देखने का जो, अगर हम देखें इसको कि कैसा है, तो इसको आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। और देखिए उत्पादन राज्य में महाराष्ट्र सबसे अव्वल है। महाराष्ट्र में आप जितना इंडिया में टोटल 100% जो उत्पादन होता है उसका आधा यानी 50% उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। और ये देखिए किस तरह से कपास से, ये पौधा से तोड़ा गया है इसको, और इस तरह का जो पटल के आकार का एक संरचना होता है, इसका फल होता है और वो जब पकता है तो फट जाता है। जैसे आप सिम्मर वगैरह देखे होंगे, सिम्मर से जो रुई निकलता है, पेड़ होता है, काटीला पेड़, बहुत लंबा सा होता है, तो सिम्मर को देखे होंगे, ठीक है? तो उसमें जैसे पटल के जैसा वो संरचना यानी उसका फल बनता है और ये जब पकता है तो बीच से फटता है और इस प्रकार का रुई निकलता है, ठीक है? तो इसको हम समझ लिए हैं कि कपास किस तरह का है। और हम आगे देखें तो कपास के बारे में विस्तृत क्या जानकारी है? तो कपास के बारे में हम जान लिए हैं कि मेनली इसको समझेंगे, कपास कहाँ है, तो सॉरी कहाँ ज़्यादा उत्पादित होता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक अकेला ऐसा राज्य है जो 50% कपास को उत्पादित करता है, यानी महाराष्ट्र केवल अकेला ऐसा राज्य है जो 50% कपास को क्या करता है? उत्पादित करता है, ठीक है? उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं? तो ये जो है काली मिट्टी में लगाई जाती है, काली मिट्टी में लगाई जाती है और इसको उजला सोना कहा जाता है, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं किसके बारे में जानना चाहते हैं, तो रेशम के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है? रेशम के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो रेशम देखिए, रेशम जनरली क्या है? रेशम कोई पौधा नहीं है, फसल नहीं है रेशम, यानी रेशम का कीट होता है, ये कीड़ा से प्राप्त किया जाता है। यानी रेशम प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो कीड़ा से। और जैसे कि हमें जानकारी है या आप लोग भी जानते होंगे कि इस कीड़ा को पाला जाता है। तो इस कीड़ा को कहाँ पाला जाता है? तो इस कीड़ा को शहतूत का एक पौधा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे हैं लेकिन मेनली शहतूत के जो पौधे हैं
उस पर इस कीड़ा को पाला जाता है और कीड़ा जो है उसी से रेशम निकलता है, यानी कि उसके जो रुई है, रोंवा जिसको बोलते हैं, उस रोया से रेशम निकलता है, ठीक है। और जिसको हम लोग इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं, और सिल्क का चुंदरी साड़ी वगैरह बनाया जाता है जो बहुत महंगा आता है, ठीक है, बहुत मुलायम होता है। तो इसके यानी इसको पाला कहा जाता है रेशम कीट को। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये शहतूत का जो पत्तियां हैं, यानी शहतूत के पत्तियों पर रेशम के कीट को पाला जाता है। रेशम के कीट को किस पर पाला जाता है? तो शहतूत के पत्तियों पर रेशम के कीट को पाला जाता है, ठीक है। शहतूत के पत्तियों पर, और उसके अलावा एक और पेड़ है जिसका नाम रेर है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। रेर के पत्तियों पर इसको पाला जाता है, मतलब ये कीड़ा है और इस कीड़ा को पेड़ पर पाला जाता है इसीलिए कि उसके पत्तियों को ये चाटता है, पत्तियों को खाता है और अपना भोजन बना पाता है, ठीक है। उस तरह से अब क्या होता है ना कि कई प्रकार का ये जो कहे सिल्क देता है, ठीक है। तो और क्या हम जान सकते हैं कि भारत नोट पॉइंट में क्या है? तो मलबरी जो है, ठीक है, मलबरी नामक पौधों, जैसे कि शहतूत का पौधा हुआ, उसी प्रकार से एक मलबरी नामक पौधा होता है, उसके पत्तियों पर जो पाला गया रेशम है, तो इसी के नाम से उसको हम मलबरी रेशम कहते हैं, ठीक है। उस इसी के नाम से, यानी मलबरी पेड़ पर पाला गया जो कीड़ा होता है उस, और उससे जो रेशम निकाला जाता है उसे हम मलबरी रेशम कहते हैं। और ये जो रेशम है सर्वोत्तम किस्म का रेशम है। कैसा रेशम? तो सर्वोत्तम किस्म का रेशम है, ठीक है। सर्वोत्तम किस्म का रेशम है जो कि भारत में, यानी जो कि भारत में लगाया जाता है। जैसे कि आप इस चित्रों में देख रहे होंगे किस प्रकार से ये कीड़ा है और यही इसका क्या है, रेशम निकाला गया है। ये सब रेशम निकाला गया है और देखिए ये पत्तियों को किस प्रकार से चाटता है, ठीक है। कितना लंबा सा कीड़ा है। अब हम इस कीड़ा को क्या करते हैं कि जब ये बड़ा होता है, पक जाता है, मतलब ये तैयार हो जाता है कहें तो इसको गर्म पानी में क्या कर दिया जाता है, उबाला जाता है और उबाल कर इससे रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट को अगर हम देखें तो इसमें अब हम आते हैं कहवा के बारे में दिया गया है। जो इन्फॉर्मेशन है वो कहवा के बारे में है। तो कहवा क्या है, ठीक है। देखिए कहवा को हम लोग जानते हैं कॉफ़ी के नाम से। कहवा को किस नाम से जानते हैं? तो कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। यानी ये रोपनी फसल है, मतलब इसको रोपा जाता है। इसके पौधे कितने हैं? तो 3 से 4 मीटर ऊंचे होते हैं, जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। ये डालियों पर कैसे फलता है? तो गुच्छे की तरह फलता है। जिस तरह से अंगूर जो फलता है वैसे ही गुच्छे की तरह फलता है। और इसको क्या किया जाता है? इसको भून कर, यानी इसके बीज को, जो गुच्छे की तरह फलता है, इसका बीज निकाला जाता है और बीज को भून कर इसको पीसते हैं और पीस कर चूर्ण तैयार किया जाता है और उसी का पेस्ट बना के हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं। यानी कि कहवा का क्या किया जाता है? बीज निकाला जाता है जो गुच्छे के रूप में फलता है, यानी अंगूर की तरह गुच्छा रहेगा और उसको क्या करते हैं? भूना जाता है, ठीक है। और भून कर उसको पीस दिया जाता है और पेस्ट के रूप में, यानी कि जैसे कि चूर्ण होता है ना, उस टाइप का उसको बनाया जाता है। इसको हम चित्र से भी आपको समझाते हैं, दिखाते हैं चित्रों के माध्यम से जो ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। इस प्रकार का गुच्छा बनता है इसका, आप देख रहे हैं इस प्रकार का गुच्छा बनता है। और इसी गुच्छा को क्या किया जाता है? यहाँ से तोड़ लिया जाता है इस गुच्छा को और इसी को भून करके, और इसका क्या किया जाता है कि भून करके इसको चूर्ण तैयार किया जाता है। देखिए भारत में बताया गया है ना, भारत में बताया गया है कि जो कहवा जो है, ठीक है, वो भारत में अरेबिका और रोबरूटा नामक कहवा पाया जाता है। अरेबिका और रोबरूटा नामक पाया जाता है कहवा। और यह कहा कि कहवा या कॉफ़ी जो है, ठीक है, ये मूल रूप से भारत में आया कहाँ से है? तो मूल रूप से ये भारत में ब्राज़ील से आया है। यानी कहवा भारत में कहाँ से आया है? ब्राज़ील से आया है। और एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि अरेबिका नामक जो कहवा जो भारत में पाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अरेबिका नामक जो कहवा है वो सबसे उच्चतम किस्म का कहवा है। कैसा कहवा है? सबसे उच्च क्वालिटी का कहवा कौन सा है? जिसका नाम अरेबिका है, जिसका उत्पादन भारत करता है, ठीक है। इसका उत्पादन भारत करता है। इसको हम फिगर से आपको दिखा देते हैं, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, फिगर से हम आपको दिखाते हैं। फिगर में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसको बीज को, वही जो बीज था उस बीज को भुना गया है। देखिए यहाँ भुना गया है, इसमें कॉफ़ी बनाया गया है, ठीक है। और देखते हैं कि कर्नाटक कहा है कि कहवा कैसा राज्य है?
तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन है? कर्नाटक है, जहाँ कहवा अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी ज़्यादा फसल लगता है कहवा का। ठीक है, कहवा का फसल कर्नाटक से संबंध रखता है। ठीक है, अब हम चाय को समझते हैं। चाय जो हम लोग जनरली ज़्यादातर पीते हैं, तो चाय को समझते हैं। चाय को भी रोपनी फसल में रखा है, मतलब इसका भी बागान लगाया जाता है, पेड़ लगाया जाता है। चाय कहाँ से आया? चीन से। कहवा कहाँ से आया? ब्राज़ील से। ईवीएस में बहुत बार पूछता है इसको, चाय कहाँ से आया है? चीन से आया है, अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया है चीन से चाय को, और कहवा ब्राज़ील से लाया गया है। ये मानसून जलवायु में, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी ना, वहाँ पे लगता है। यानी चाय लगता कहाँ है? तो मानसून जलवायु में, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है ना? तो इसको हम देखते हैं कि जहाँ पे मानसून जलवायु है, वहाँ पे लगाया जाता है। उसके अलावा भी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम देखते हैं कि आगे कि इसको क्या कहा जाता है? हरित झाड़ी, या जो लगभग कितने हैं, यानी 3 मीटर तक ऊँचा होता है। कितने मीटर तक ऊँचा होता है? 3 मीटर तक ऊँचा होता है। ठीक है? इसका जो कहा है कि जो उपयुक्त तापमान जो चाहिए, इसके लगाने के लिए जो तापमान चाहिए, वो तापमान कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए? तो 24 से लेकर 30 डिग्री तक सेल्सियस का क्या चाहिए? तापमान चाहिए। ठीक है? 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और जानते हैं चाय की जो बागान स्पेशली होती है, खेती जो होती है, वो पहाड़ी एरिया में होती है। ठीक है? पहाड़ी एरिया में होती है। और देखते हैं क्या है, तो जो जैसा कि हम पहले भी बात किए कि ये ढाल नुमा जो भूमि है, कैसी भूमि है? जो ढाल नुमा भूमि है, वहाँ जहाँ पे ढलाई ज़्यादा रहता है, यानी कि जो पर्वतीय एरिया है, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है, ज़्यादातर सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है? उसके अलावा हम इसको देखें, तो ये जो है, हम जैसे कि जान रहे हैं कि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जड़ में, यानी इसके जड़ पे पानी नहीं लगना चाहिए। जड़ में पानी लगने से इसके जड़ जो है वो गल जाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसकी जो खेती होती है, तो इसके लिए 100 सेंटीमीटर से लेकर के 500 मीटर तक की सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए। लेकिन अधिक वर्षा इसके लिए क्या है? घातक है। क्यों घातक है? कि जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, इसलिए ढाल वाली भूमि होती है, लगाई जाती है, क्योंकि पानी सरक जाता है नीचे की तरफ। ठीक है? तो आगे हम देखेंगे इसको नेक्स्ट में, जो आपको हम चित्रों से दिखाना चाहते हैं इसको, तो चित्रों से दिखाना चाहेंगे जो किस प्रकार से चाय का बागान, बहुत सारे लोग घूमे होंगे, देखे होंगे, इस तरह से रहता है इसको। ठीक है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त जो जलवायु है, वो उष्णकटिबंधीय है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जलवायु उपयुक्त कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय है। उसके बाद है ये जो है, इसके पौधों को गर्मी के साथ साथ बारिश की भी आवश्यकता है, यानी टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और बारिश भी चाहिए। ठीक है? दोनों चाहिए, टेम्परेचर भी अधिक चाहिए और बारिश भी चाहिए। तो इसके लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है, यानी कि, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि चाय की जो खेती है, ये चाय की खेती सबसे ज़्यादा असम में, भारत में सबसे ज़्यादा असम में चाय की खेती होती है, यानी सबसे ज़्यादा असम में होती है। तो इसमें हम जलवायु जैसे उष्णकटिबंधीय बोले थे, तो शुष्क होना चाहिए, गर्म जलवायु होना चाहिए, तभी पौधा का विकास क्या होगा? अच्छा होगा। और तब ये ज़्यादातर ये छायादार भागों में भी हो सकता है, मतलब कम धूप में भी हो सकता है, जहाँ पे धूप कम पहुँचती है वहाँ भी हो सकता है। ठीक है? तो ये तभी ये पौधा क्या करेगा? आसानी से विकास करेगा, यानी छायादार भाग में रहेंगे तभी आसानी से विकास करेगा। और कहता है कि अचानक से होने वाले जलवायु परिवर्तन फसल को हानि पहुंचाता है, यानी तुरंत बारिश हो गई, बौछार हो गया, तो फिर क्या होगा? ये हानिकारक होगा और इसको क्या होगा कि नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है? तो इसको नुकसान पहुंचा सकता है अत्यधिक बारिश हुई तो। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा हम देखेंगे कि और क्या है। तो इसके लिए जो है, यानी तापमान जो है, यानी कहा तापमान पहले भी देखे थे, 20 से 30 डिग्री औसतन तापमान है। और न्यूनतम तापमान अगर 15 से नीचे जाता है और 45 से ऊपर जाता है, तो इसके लिए घातक होगा। यानी तापमान अगर ज़्यादा गिर जाता है या तापमान अधिक बढ़ जाता है, तो इसके लिए घातक होगा, मतलब चाय की खेती के लिए क्या होगा? घातक होगा। अब यहाँ पे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन आता है, चाय का जो है उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो असम राज्य है जहाँ चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और कितना प्रतिशत होता है? तो टोटल का 50% जो है चाय केवल आसाम जो ऐसा राज्य है जो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी 50% चाय वहीं से मिलता है। ठीक है? अब हम और देखते हैं थोड़ा सा कि इसके अलावा और सा कौन सा राज्य है जो चाय की खेती के लिए मशहूर है और कैसा क्वालिटी देता है। तो देखिए, असम तो सबसे ज़्यादा उत्पादित करता ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो चाय है, यानी पश्चिम बंगाल का जो चाय है, वो स्पेशल है, यानी कि
उसका जो गंध है जो मोहक सुगंध देता है, इसीलिए दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग एक खूबसूरत जगह है जहाँ लोग घूमने भी जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ का जो चाय है वो ज़्यादा सुगंधित है और प्रसिद्ध है, लेकिन असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, 1 मिनट सॉरी, इसको थोड़ा-सा बढ़ाते हैं, देखिएंगे मोटा अनाज जो है, इससे भी क्वेश्चन आता है, यानी मोटा अनाज किसको कहते हैं? तो मोटा अनाज हम जनरली जानते हैं कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सब मोटे अनाज में आता है। जैसे ऐसे हम कहें मकई कहें, मरुआ कहें, तो ये सब मोटे अनाज में आता है। तो लेकिन ये सब मोटे अनाज उगते कहाँ हैं? तो शुष्क क्षेत्र में, यानी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में उगेगा, गुजरात में उगेगा, महाराष्ट्र में उगेगा, यानी ये शुष्क जगहों पर लगाए जाते हैं। यानी ये फसल कहाँ लगाए जाते हैं? तो शुष्क जगहों पे लगाए जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक मोटे अनाज, ठीक है। देखिए विश्व में कहा कि सबसे अधिक मोटे अनाज उगाने वाला देश कौन है? तो भारत है। यानी विश्व में सबसे अधिक मोटे अनाज उगाने वाला देश भारत है। इसके लिए तापमान कितना चाहिए? तो देखिए सॉरी, इसके लिए वर्षा कितना चाहिए? तो जब जान ही रहे हैं शुष्क क्षेत्र में उगेगा, तो बारिश कम चाहिए इसको, तो 25 से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस तक की वर्षा इसको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 25 से 75 ही चाहिए, ठीक है। तो इसको हम समझ रहे हैं। अब मोटे अनाज में क्या-क्या है, तो इसको थोड़ा-सा देखते हैं कि कौन-कौन सा है जिसको मोटे अनाज में रखा जा सकता है। अब देखिए ज्वार जो होता है, ठीक है, तो इसका जो है, इसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में है। और देख रहे हैं इस सब श्रेणी में जो है, मक्का भी है इसमें शामिल है, इसमें राई भी शामिल है, रागी जिसको बोलते हैं, और ये जिसको मरुआ भी कहा जाता है, रागी को मरुआ कहा जाता है, हम लोग मरुआ समझते हैं। तो इसका भी उत्पादन है और ये मोटे अनाज में आता है, ठीक है। मोटे अनाज की श्रेणी में इसको रखा गया है। और समझिए इसको, ठीक है, मोटे अनाज की श्रेणी में गुजरात जो है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है। तो हम अगर देखें तो राजस्थान जो है बाजरा उत्पादन में, किसके उत्पादन में? बाजरा के उत्पादन में राजस्थान जो अव्वल राज्य में आता है, जो अकेले अकेले 44% फसल का उत्पादन करता है, अकेले। और क्यों? क्योंकि ये जो होता है बलुई मिट्टी में उगते हैं। किस मिट्टी में उगते हैं? बलुई मिट्टी में। यानी बाजरा किस में उगते हैं? बलुई मिट्टी में। तो इसके लिए उपयुक्त मिट्टी जो है, इसके लिए उपयुक्त वातावरण जो है वो राजस्थान का ही है ना? राजस्थान का ही है। पीडीएफ से आप लोग समझ सकते हैं, इसमें पीडीएफ दिया गया है जिससे आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। इस प्रकार का रागी होता है, इसको हम देखते हैं। 1 मिनट, पेज तो छोटा नहीं है ना, 1 मिनट चेक आउट कर लेते हैं। रागी, हाँ सॉरी, एक हेडिंग था, उस हेडिंग को हम मिस्टेक कर दिए हैं। जब ये मोटे अनाज यानी कि ये बाजरा का हो गया है, बाजरा कहाँ है? तो बाजरा राजस्थान में उगते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रागी जो है, रागी यानी रागी जो है, रागी यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। अब इसको हम जानते हैं रागी को क्या कहते हैं। तो रागी को मरुआ बोला जाता है, ठीक है, हम लोग मरुआ उसको बोलते हैं। अब इसको देखते हैं कि यह एक प्रमुख फसल है, रागी इस टाइप का होता है, देख लेते हैं, फिगर से आपको लगता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि रागी जो है, यानी एक प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। रागी कौन? कर्नाटक। और लगभग ये कितना परसेंट? तो कर्नाटक, केवल कर्नाटक रागी उत्पादन करने वाला 72% मतलब 72, सॉरी 72 नहीं, 62% उत्पादन करता है। और हम बिहार में देखें तो बिहार में जैसे हमने बात किए थे, रागी को मरुआ के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है पूछा जाए कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार और उत्तर प्रदेश भी लिखा हुआ है, देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में रागी को किस नाम से? तो मरुआ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नहीं, रागी को किस नाम से? तो मरुआ के नाम से जाना जाता है अपने उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं कि हालांकि ये ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, क्योंकि इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं, पहले याद वगैरह किए होंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि दलहन फसल, दलहन फसल का मतलब दाल वाला फसल। तो दलहन फसल में कौन कौन आएगा? चना, अरहर, मूंग, मटर, मसूर, जो भी हो, उड़द वगैरह, जो भी जिससे दाल बनता है वो दलहन फसल है। और दाल से मिलता क्या है? तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। यानी दाल में क्या पाया जाएगा सबसे अधिक? तो सबसे अधिक दाल में प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है। दाल में अधिक प्रोटीन पाया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। यानी दलहन फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि दलहन फसल के जड़ में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो जीवाणु क्या कहता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रोजन को किस में बदल देता है? नाइट्रेट में बदल देता है।
और इसीलिए मिट्टी को उर्वरक बना देता है। इसे किसान का मित्र भी कहा जा सकता है, ठीक है। हालाँकि किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है, लेकिन ये भी फसल को यानी कि मिट्टी को उर्वरक बनाने में सहयोग करता है, ठीक है, सहयोग करता है। दलहन फसल का कुछ चित्र देखते हैं, हालाँकि इसका चित्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग समझते हैं इसको। इस प्रकार से दलहन फसल में रखेंगे, जैसे इसको देखेंगे, ये मटर का है, ये शायद चना का है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये उड़द का है, ठीक है, तो उड़द का है, तो दलहन फसल को समझ रहे हैं आप, है ना। और ये उसका उत्पादन है, इससे तो समझ ही रहे हैं कि कौन चना है, यानी चना, मटर, मूंग वगैरह जो है उधर, उड़द वगैरह, ये सब दलहन फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह से है। और कुछ है जानकारी तो थोड़ा सा है और, है ना। इसको एक मिनट इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। गेहूँ को समझ लेते हैं। गेहूँ देखिए, गेहूँ रबी फसल में आता है। रबी फसल में आता है, जो ठंड के दिनों में रोपा जाता है, अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, जैसे अभी कट रहा है। तो ये रबी फसल होगा, ठीक है, रबी फसल होगा। यानी रबी का प्रमुख फसल कौन है, तो गेहूँ है। चावल भारत में गेहूँ के बाद चावल के बाद गेहूँ, यानी सबसे ज़्यादा भारत में गेहूँ लगाया जाता है और उसके बाद चावल लगाया, हम तो गलती बोल रहे हैं ना। यानी सबसे ज़्यादा भारत में चावल लगाया जाता है और उसके बाद देखा जाए तो गेहूँ का फसल है। यानी चावल उत्पादन में भारत, यानी जितने भी फसल यहाँ लगाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अधिकतर खेतों में चावल का खेती होता है और फिर गेहूँ का, ठीक है। अगर कहा कि इसकी बुआई में, गेहूँ के बुआई के टाइम में कितना चाहिए, यानी कि बुआई के टाइम में चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और कटने के समय, जैसे अभी अभी 20 से 21 डिग्री तापमान रहता है, तो कटने के समय में इसका तापमान क्या होना चाहिए, कटने के समय में इसका तापमान अधिक होना चाहिए। और देखिए, आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो खेती स्थानांतरित होता है, अभी यहाँ हो रहा है, कुछ दिन यहाँ होगा, यहाँ से छोड़ के यहाँ करने लगेंगे, यहाँ से छोड़ के यहाँ करने लगेंगे, इसको झूम खेती कहते हैं। यानी झूम खेती जो बदल बदल कर होता है, सो नहीं जगह बदल दिया जाए। आज यहाँ खेती हो रहा है, एक दो फसल इसमें लगाए, यहाँ छोड़ दिए, फिर यहाँ करने लगे, तो झूम खेती की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके बाद और है क्या, तो और हम देख लेते हैं बस थोड़ा सा। और क्या है, सुपारी है, ठीक है। और भारत किस किस फसल के उत्पादन में अव्वल है, तो हम देखेंगे कि नारियल, सुपारी, ठीक है, गन्ना, नारियल 2-2 बार लिख किया है, चाय है, जूट है, ये सब तो आप खुद देख सकते हैं। इसमें भारत प्रथम नंबर पे आता है। चावल, तंबाकू के उत्पादन में ये तीसरे नंबर पे आता है। भारत में मानसूनी वर्षा कब आती है, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, यानी मानसून कब आती है, तो जुलाई में आती है और अक्टूबर तक रहती है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं और क्या, भारत में जो है, भारत में अधिकतर खेती किस पर, मानसून पर आधारित है, यानी बारिश पर ही आधारित है। अभी भी अधिकतर खेती किस पर आधारित है, तो मानसून पे ही आधारित है। अभी भी खेती मानसून पे आधारित है, यानी कि कहा कि वर्षा की सहायता से खेती की जाती है। कहाँ पे, तो शुष्क जगह पे, और प्रणाली को जहाँ पे बारिश पे ही आधारित, जैसे राजस्थान में देखेंगे ना, तो वहाँ राजस्थान, हरियाणा वगैरह में, तो ज़्यादा जनरली राजस्थान की हम बात करेंगे, तो वहाँ शुष्क कृषि कहलाती है। शुष्क कृषि क्यों, क्योंकि वर्षा पे ही आधारित कृषि होती है। हमारे यहाँ हरियाणा, पंजाब वगैरह में, यूपी वगैरह में ज़्यादातर बोरिंग वगैरह का व्यवस्था किया गया है, लेकिन राजस्थान में अभी भी इसका अभाव है, इसलिए शुष्क कृषि के अंतर्गत उसको रखेंगे, ठीक है। और क्या है, और एक मिनट, तो इसको और देखते हैं क्या है, कि जैसे कि बागवानी खेती में क्या आएगा, तो बागवानी खेती कहते हैं कि इसको, जिसमें झाड़ीनुमा पौधे, पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। ये सब होंगे, रबर, कॉफ़ी, चाय की खेती प्रमुख है इसमें। फिर कहा धान की खेती, जैसे चाय को बागवानी खेती क्यों कहेंगे, जैसे नहीं बोलते हैं चाय का बागान, इसलिए धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है, जलोढ़, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक जल को रोक के रखता है। जल को रोक के रखने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया है, जलोढ़, जो कि इसमें लिखा गया है। यानी ज़्यादा अधिक देरों तक जल को ये रोक के रखता है, इसलिए इसको जलोढ़ कहते हैं। और जैसे कि बारहमासी जो खेती होता है, यानी सब दिन 12 मास खेती चावल की कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में। यानी पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो पूरे साल धान की, यानी एक साल में 3 बार फसल लगाता है धान का वहाँ पे, ठीक है। मसालों के लिए खेती सबसे ज़्यादा कहाँ, तो केरल में, इसलिए मसालों की राजधानी केरल को कहा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा खेती मसालों की कहाँ, तो राजस्थान में। भारत को मसालों का घर कहा जाता है। देखिए, राजस्थान को केंद्र कहा जाता है, ठीक है,
और भारत को मसालों का घर कहा जाता है। क्या जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज लोग यहाँ मसाला का व्यापार करने के लिए ही आया था और इतने दिनों तक हुकूमत किया, तो ये मसालों का घर कौन? भारत। आगे हम देखते हैं, ठीक है, बस लास्ट है, लास्ट चीज़ों को देख लेते हैं। बाकी आप लोगों को पीडीएफ ये जाएगा ही, और पीडीएफ देख ही रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी है, तो आसानी से समझेंगे। अब देखिए, कहा कि मसालों की खेती केरल और कर्नाटक के मूलवार तटीय क्षेत्र में होता है। यानी कि मसाला लगता किस क्षेत्र में? तटीय क्षेत्र में। तट वाले, किनारे वाले, समुद्र के किनारे के क्षेत्र को तटीय क्षेत्र बोलते हैं। कपास के बीज से जो तेल निकला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वनस्पति तेल कहते हैं। यानी कपास जो पढ़े थे अभी, काली मिट्टी में जो होता है, जिसको उजला सोना कहा जाता है, और इसके तेल जो निकलते हैं उसको वनस्पति तेल कहते हैं। और केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है, इसलिए नारियल प्रदेश भी कहा जाता है। और रबर रोपनी जो है फसल है जिसका प्रमुख उत्पादन रबर कहाँ? ये रोपनी फसल है। जिस तरह से हम चाय को रोपते हैं, पेड़ को रोपते हैं, उसी तरह से केरल जो है ये इसका उत्पादक राज्य है रबर का। किसका? रबर का। यानी रबर भी एक पौधा है, पौधा से रबर निकाला जाता है। यह भारत में ब्राज़ील से आया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ईवीएस में पूछता है कौन फसल कहाँ से आया है। तो जैसे कि कहवा यानी कि जो कॉफ़ी है वो भी ब्राज़ील से आया है, और रबर भी ब्राज़ील से आया है, जबकि चाय चीन से आया है। च से चाय, च से चीन। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे, समझेंगे, इसको देखेंगे तो और ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, और कुछ ना कुछ ये बेनिफिशियली ही होगा आप लोगों के लिए। तो थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग।